वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नई यूनिट को जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इनको पढ़ के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो नीट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस बढ़िया सी यूनिट को शुरू करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब यहां पे हम पहले कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे काम करती है, उसकी स्टडी को बोला जाता है फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी किसे बोला जाता है? इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं? हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे एग्जांपल लेते हैं आई का। अगर आप आई के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो तो वो किसके अंदर आएगा? एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, बट लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे हो कि आई कैसे काम कर रही है, वो किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलो तो आज से हम यहां पे शुरू करेंगे चैप्टर 16, जो कि हमारा पहला चैप्टर है इस यूनिट का, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो चैप्टर 16 है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे हम कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, मतलब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, मेन ये होगा इसके अंदर। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन आ जाते हैं? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब जनरली क्या होता है, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इतने ज्यादा रिक्वायर नहीं होते बॉडी के लिए, बट अगर इनकी कमी हो जाए, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती है। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले हमें इन वर्ड को समझना पड़ेगा कि डाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मतलब फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन। फूड जो है वो टूटता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। इसको समझते हैं। देखो, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। फूड जो है वो ब्रेक होता है किसमें? स्मॉलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। और ये जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं ये इजीली कहां चले जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंटर कर जाते हैं और फिर ब्लड इन्हें लेके कहां जाता है? सेल्स तक लेके जाता है, जहां ये यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब डाइजेशन दो तरीके से होता है। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, माउथ में जब हम, जैसे हमने रोटी खाई, ठीक है, अब रोटी को हम चबा रहे हैं, किसके थ्रू? दांतों के थ्रू चबा रहे हैं। तो दांत क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं ना फूड का। तो इसको बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा केमिकल डाइजेशन आता है। केमिकल डाइजेशन यहाँ पे मेन है। केमिकल डाइजेशन में यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होते हैं? एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। अब एग्जांपल से हम यहाँ पे इन चीजों को समझते हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या है? हमारा एक फूड है, उस फूड में क्या है? फैट है। ठीक है, मान लो उसमें फैट है। अब फैट क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बॉडी में। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर, समझ रहे हो ना? तो यहां पे फूड है हमारे पास जिसमें फैट है, तो फैट क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। अब यहां पे फैट को ब्रेक करने के लिए क्या प्रेजेंट है? लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? फैट को ब्रेक कर देगा डाइग्लिसराइड में। ठीक है, डाइग्लिसराइड में। फिर डाइग्लिसराइड और ब्रेक होगा किसमें? मोनोग्लिसराइड में। फिर इस मोनोग्लिसराइड पे भी लाइपेज काम करेगा और इसको किस में तोड़ देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है ये क्या है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये तो थी कैसी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, फूड की फैट जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। और ये क्या हो गई? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब
हो सकता है। तो ये कहाँ चले जाएगा, फिर ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड फिर इसे लेके पहुंच जाएगा, मतलब अलग अलग जगह लेके जाएगा जहां इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो ये जो जैसे यहां से लेके इस स्टेप से लेके यहां तक, ठीक है, ये तो क्या था, डाइजेशन था। अब यहां से जो ब्लड में गया है ना ये फूड, ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो पहले डाइजेशन होता है, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चल ये था इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी एनसीईआरटी लाइन को यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड। इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। अब जो हम लोगों का फूड है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। अभी हमने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ये आ जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ये विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो देखो जो फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा फूड क्या प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यहाँ पे क्या होते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलता है, फूड से मिलता है। और फिर इनकी मदद से, इन ऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है उनका रिपेयर होता है। जैसे टिश्यू डैमेज हो गए तो टिश्यू का रिपेयर करने में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि हमें फूड से मिलते हैं। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं वो किस में होती है, बेसिकली वाटर में होती है। अगर आप देखो एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में भी वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे भी क्या होती है, रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं। तो सीधी बात यहां पे बोली जाती है कि जो वाटर है वो एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और उस मीडियम में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, और बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, कौन, वाटर। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, 60 से 70% तो वाटर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड। अब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट बेसिकली। ठीक है, तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो फूड में जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकती। इसको समझना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फूड है, फूड में हमने क्या लिया था, जैसे फैट। फैट क्या है, फैट क्या है, एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। तो बॉडी इसको ना डायरेक्टली ऐसे फैट की फॉर्म में नहीं लेती है, वो इसको ब्रेक करती है। ठीक है, किसमें ब्रेक करती है, जैसे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो जो फैट है वो ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और फिर बॉडी क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और फिर इसको यूज करती है अपने अंदर। ठीक है, they have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया, जैसे एग्जांपल हमने फैट का ही लिया, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, सिंपल सब्सटेंस है, और फिर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का यहाँ पे हमें क्या मतलब पता चला, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ठीक है, और ये कौन परफॉर्म करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मैंने आपको बताया, जैसे हमारे दांत जो है वो क्रशिंग करते हैं, है ना, जब आते हैं खाने को, वो मैकेनिकल हो जाता है। बायोकेमिकल का मतलब क्या है, जहां पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो अब हम यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ जाती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इन ग्लैंड्स में कौन कौन है, सलीवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में होती है, फिर पेनक्रियाज हो गया, फिर लीवर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गई।
तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले माउथ है, ठीक है, तो माउथ से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है और एंड कहां पे होता है, एनस में, ठीक है। अब हर एक पार्ट को यहां पे थोड़ा थोड़ा समझेंगे अभी, फिर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो माउथ के बाद क्या आ जाती है, ओरल कैविटी आ जाती है। ओरल कैविटी में आपको क्या मिलते हैं, टीथ मिलते हैं और साथ में टंग मिलती है। अब यहां पे क्या है, आप इधर देख रहे हो कि सलिवरी ग्लैंड भी मिल रही है आपको। अब सलिवरी ग्लैंड यहां पे कौन सी है, एक हो गई पैरोटिड ग्लैंड, ये एक सलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड होती है और ये कहां पे मिलती है, नियर ईयर, कान के पास मिलती है, ये आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, वायरल इंफेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं मम्स, ठीक है, मम्स हो गया ऐसे बोलते हैं, समझ गए इतना। इसके बाद और सलिवरी ग्लैंड यहां पे कौन सी है, सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो ये भी क्या है, एक सलिवरी ग्लैंड होती है। ये क्या होती है, मीडियम साइज की होती है और लोअर जॉ में आपको मिलती है, मतलब नीचे का जो जबड़ा रहता है उसमें ही आपको मिलती है। इसके बाद यहां पे क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, तो सबलिंगुअल ग्लैंड भी क्या है, एक सलिवरी ग्लैंड है और ये स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। ये मिलती है बिलो द टंग, टंग के ये नीचे मिलती है आपको, क्लियर। अब ये जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करती है और सलाइवा को कहां छोड़ देती हैं, ये ओरल कैविटी में, ठीक है, जहां पे ये अपना एक्शन दिखाती हैं। इसके बाद आता है फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या है, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। फेरेंक्स में क्या होता है, फूड भी आता है और एयर भी आती है। अब देखो यहां से क्या है, नोज के थ्रू ये तो क्या आ गई, यहां से एयर आ गई और माउथ के थ्रू यहां से क्या आ गया, फूड आ गया, तो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, फेरेंक्स पे, तो इसीलिए बोलते हैं फेरेंक्स इज द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। अब इसके बाद क्या होता है, जो एयर है वो तो यहां चली जाएगी, ठीक है, विंड पाइप पे, और जो फूड है वो कहां चले जाएगा, ईसोफेगस में। तो अब यहां पे क्या है, ईसोफेगस आ गया, ठीक है, ईसोफेगस ये लॉन्ग ट्यूब रहती है। इसके बाद क्या होता है, स्टमक आ जाता है, ठीक है। फिर स्टमक के बाद क्या आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है, ये ड्यूडेनम हो गया ये पार्ट। फिर क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और पार्ट, जुजेनम। फिर जुजेनम के बाद क्या आ जाता है, हाईली कॉइल्ड, ये पूरा घुमा हुआ पार्ट है ना, ये पूरा नीचे तक ये सारा, ये क्या होता है, इलियम, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा आता है जुजेनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक है, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। अब देखो इलियम यहां आ गया, तो ये जो इलियम है ये ओपन हो जाता है सीकम में। सीकम में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन हो जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, सीकम आ गया। अब सीकम से ही आप देख रहे हो, सीकम का ही एक्सटेंशन होता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम से ही क्या बनता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्लियर, इतना समझ गए। अब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में ना कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, जिस कंडीशन को बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो फिर क्या करते हैं, अपेंडिक्स का सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। तो इसके सर्जिकल रिमूवल को क्या बोलते हैं, एपेंडिक्टोमी, एपेंडेक्टोमी, ठीक है, मतलब अपेंडिक्स को निकाल देना सर्जरी करके, क्लियर। तो सीकम तक हमने पढ़ा। सीकम से क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का एक और पार्ट आता है कोलॉन, ठीक है। तो कोलॉन यहां पे क्या रहता है, एक हो गया एसेंडिंग कोलॉन, ठीक है, जो कि ऊपर को जा रहा, ये एसेंडिंग कोलॉन हो गया। फिर एक होता है ट्रांसफर कोलॉन, जो कि ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ ट्रांसफर्स कोलॉन। उसके बाद आता है डिसेंडिंग कोलॉन, जो कि ये नीचे को जा रहा। फिर आता है सिग्मोइड कोलॉन, जो कि घुमा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, यहाँ पे रेक्टम, ठीक है, रेक्टम हो गया यहाँ पे, और उसके नीचे क्या आ जाता है, एनस, ठीक है। तो लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एनस। तो ये अभी हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल को। अब यहाँ पे हम देखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एक ग्लैंड तो हमने पढ़ ली, कौन सी, सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दूसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लीवर। अब लीवर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। बाइल जूस बनता है एक, बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, और लीवर से फिर ये कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और फिर यहाँ से रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, क्लियर। इसके बाद पेनक्रियाज आती है ग्लैंड। पेनक्रियाज के अंदर ना एसिनर सेल्स होते हैं। ये एसिनर सेल्स क्या करते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। फिर इसके बाद स्टमक है। स्टमक में क्या रहती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे बेसिकली किसका सिक्रीशन करती है, HCl का और
पेप्सिनोजेन का। ये पेप्सिनोजेन बाद में एक्टिव होकर पेप्सिन बनाता है, ठीक है, ये एंजाइम है, और फिर ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। क्लियर? अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से होती है? माउथ से होती है, ये हमने देखा था। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और एंड कहां पे होता है? एनस पे होता है। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अब माउथ जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? खाली जगह मिलती है, जिसको बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। अब ओरल कैविटी में आपको क्या मिलता है? द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ, दांत मिलते हैं वहां पे, एंड अ मस्कुलर टंग, और टंग मिलती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन क्या होती है? जो हमारी ये जबड़ा होता है ना, जबड़ा, उसकी जो बोन होती है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन जो होती है उसमें सॉकेट्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, खाली खाली जगह रहती है, जिनके अंदर टूथ एम्बेडेड रहता है, मतलब घुसा हुआ रहता है। ये अभी हम फिगर में देखेंगे। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। अब इसको फिगर में देखते हैं। तो देखो, ये है जॉ बोन। इस जॉ बोन में क्या है? सॉकेट्स। तो सॉकेट्स क्या रहते हैं? ऐसे खाली जगह रहती है, और इन सॉकेट्स के अंदर ही क्या जाए हुए रहते हैं? टीथ। तो टीथ यहां तक तो ऊपर से दिखता है, ठीक है। बाकी ये जो टीथ है ये कहां रहता है? इस सॉकेट के अंदर जाया हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। Majority of mammals, including human beings, form two sets of teeth during their life. तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ज्यादातर जो मैमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इनमें भी क्या होता है? लाइफ में दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, ठीक है, दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक सेट कौन सा रहता है? वन सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, जो कि टूट जाते हैं, रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो आपको पता होगा, जब कोई बच्चा छोटा रहता है तो उसके जो दांत आते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ, फिर वो टूट जाते हैं, फिर उसकी जगह पे परमानेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ में क्या होता है? सिर्फ दो ही टाइम क्या होता है? टीथ आते हैं, ठीक है, टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक तो टेम्पररी हो जाता है जो कि टूट जाता है, और एक परमानेंट होता है जो कि बाद में आता है। तो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट। अब जो ये टेम्पररी मिल्क टीथ होते हैं, ये कितने होते हैं? बेसिकली 20, ठीक है, और परमानेंट कितने होते हैं? 32, ठीक है। इन सबको अभी हम थोड़ा और देखेंगे डिटेल में। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। तो देखो, जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। और ये जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं, इसमें भी आपको 4 डिफरेंट टाइप के टीथ मिलते हैं। तो इस टाइप के डेंटिशन को क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, क्योंकि यहां पे हमें डिफरेंट टाइप के टीथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हैं? नेमली इंसिजर्स, ठीक है, कैनायन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब इनके थोड़ा सा फंक्शन को देख लेते हैं। देखो, जो इंसिजर्स होते हैं वो बेसिकली स्पेशलाइज रहते हैं कटिंग के लिए। कैनायन जो होते हैं वो भी कटिंग के लिए ही होते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, जो साइड में हमें मिलते हैं अंदर को, ठीक है। वो किस लिए होते हैं? स्ट्रॉन्ग क्रशिंग के लिए, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए। क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ICPMM is represented by a dental formula which in human is 2123 upon 2123। अब ये सारी चीजें हम नीचे यहां पे फिगर की मदद से समझते हैं। तो यहां पे हम समझेंगे डेंटल फॉर्मूला को, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहां पे क्या है? एक एडल्ट का जॉ दिखा रखा है। ये क्या है? एडल्ट का एक जॉ है। क्लियर? अब यहां पे ये जो जॉ है इसमें आप हाफ कर लो इसको, ठीक है। इधर का पोर्शन देखो आप, तो यहां पे ये टीथ दिखा रखे हैं। तो यहां पे कितने इंसीजर हैं? यहां से इंसीजर हैं शुरू, ठीक है, इधर से। तो कितने इंसीजर हैं यहां पे? 2, 1 2। फिर कैनाइन कितना है? 1। फिर प्रीमोलर कितने? 1 2। और फिर मोलर्स कितने? 1 2 3, ठीक है। समझ गए इतना? अब देखो, यहां पे हाफ में इस तरफ को अभी तो जो हमने गिने उसमें टोटल कितने टीथ हो गए? 8 हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 टीथ हो गए ये, ठीक है। अब देखो, जो डेंटल फॉर्मूला है वो किस बेसिस पे लिखा जाता है? कि टीथ के अरेंजमेंट को देख के। अपर जो जॉ है और लोअर जो जॉ है
उसके हाफ पोर्शन को देखा जाता है, और हाफ पोर्शन में जिस हिसाब से टीथ का अरेंजमेंट होता है उस हिसाब से यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है। इसको समझते हैं, देखो सिंपल है ये। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा मान लो अपर जॉ है ये वाला, ठीक है। अपर जॉ का हमने हाफ ले लिया, इधर का पोर्शन। इसमें किस हिसाब से अरेंज है, पहले यहाँ पे इंसिजर 2 हैं, फिर कैनायन 1 है, फिर प्रीमोलर 2 हैं, फिर मोलर 3 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 1 2 3, ये लिख दिया ना 2 1 2 3, तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या कहलाता है, अपर जॉ का हाफ में जो अरेंजमेंट है टीथ का। तो इसी तरीके से लोअर जॉ होगा, नीचे का जबड़ा होगा, उसका भी हाफ लोगे तो वहां पे भी इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये लोअर जॉ का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ह्यूमन का 2123 अपॉन 2123। अब इंटू 2 कर दो इसको, तो इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब इसको समझना, ये देखो 2123 मतलब ये टोटल कितने दांत हुए, 8 हो गए, ठीक है। तो इस हाफ पोर्शन में कितने दांत हैं, 8। इसी तरीके से इधर भी कितने होंगे, 8। तो इसका मतलब क्या है, एक जो हमारा जॉ है उसमें टोटल कितने दांत हो गए, 16 हो गए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से जो लोअर जॉ है उसमें भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो 2 1 2 3 इसको करो 8, इसको भी करो 2 1 2 3 8, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 8 + 8 16 हो गए, इंटू 2 कर दो, ये हो गया 32। क्लियर, समझ गए ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। अब इसको आप एक और चीज से समझो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं चाइल्ड का। अब चाइल्ड जो होता है उसमें क्या रहते हैं, मिल्क टीथ रहते हैं, तो उसका भी यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला मिलेगा हमें, ठीक है। इसको समझना तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चाइल्ड में यहाँ पे क्या है, ये मिल्क टीथ है। अब यहाँ पे ये हो गया अपर जॉ, मान लो ये अपर जॉ का हम हाफ लेते हैं हमेशा, लोअर जॉ का भी हाफ लेते हैं, और उसमें अरेंजमेंट देखते हैं टीथ का और उस हिसाब से डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। तो जो बच्चा होता है उसमें क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंसीजर होते हैं, कितने, 2 इंसीजर हो गए। फिर एक कैनायन होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते। फिर उसके बाद यहाँ पे मोलर होते हैं, 2 मोलर हो गए, ठीक है। तो हाफ में किस तरीके से अरेंजमेंट है, 2 1 2, इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, क्लियर। अब लोअर जॉ आप ले लो, ये अपर जॉ था, लोअर जॉ ले लो, लोअर जॉ का भी हाफ लोगे, वहां पे भी इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो फिर हम क्या लिख देंगे, डेंटल फॉर्मूला 212 अपॉन 212। ये अपर जॉ का ले लो, ये लोअर जॉ का ले लो, ठीक है, समझ गए इतना। अब यहां पे देखो क्या है, हाफ में, यहाँ पे हाफ में कितने हो गए टोटल, 5 टीथ हो गए, 2 इंसिजर, एक कैनायन और 2 मोलर हो गए, तो 5 हो गए। इसी तरीके से इस तरफ को भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसका मतलब एक जो जॉ है, जैसे अपर जॉ हमने लिया था, इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 10 दांत हो जाएंगे, ठीक है। और लोअर जॉ में भी कितने होंगे, फिर 10 ही होंगे। तो यहां पे टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 212 अपॉन 212 इंटू 2 कर दिया, तो ये 20 के बराबर होगा। इसको डिवाइड मत मानना है, ये डिवाइड नहीं है, वो सिर्फ लिखने का तरीका है। तो इसको कैसे करेंगे, 212 ये हो गया 5, 212 ये भी हो गया 5, 5 + 5 10, ये लिख दिया 10, इंटू 2 ये है, इज इक्वल टू 20। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, यहाँ पे 20 होते हैं। तो बच्चों में जो डेंटल फॉर्मूला बनेगा वो 212 अपॉन 212 बनेगा, और बड़ों में जो बनेगा वो 2123 अपॉन 2123 बनेगा। The hard chewing surface of the teeth made up of enamel helps in the mastication of food। अब देखो टीथ का आप सरफेस देखोगे अगर, तो वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है। तो टीथ का जो सरफेस होता है वो किस चीज का बना रहता है, इनेमल का बना रहता है। इनेमल बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब टीथ का सरफेस हार्ड रहेगा तो उससे क्या है, हम आसानी से खाने को मेस्टिकेट कर पाएंगे, मतलब चबा पाएंगे, क्लियर। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। अब जो टंग है वो कैसा होता है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना रहता है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। अब ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, मतलब नीचे का जो पार्ट है ओरल कैविटी का, उससे कौन जुड़ा हुआ है, टंग जुड़ी हुई है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। इसको समझना, देखो आप जैसे शीशे के पास जाओ और माउथ खोलो, माउथ खोलोगे तो क्या आ जाएगी, ओरल कैविटी आ जाएगी। अब ना जीभ को ऊपर उठा दो
और फिर नीचे की तरफ देखोगे आप तो जीभ क्या है ना, ओरल कैविटी के फ्लोर से मतलब नीचे चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। अब वो फ्रेनुलम होता क्या है, देखो यहां पे देखते हैं, ये ऐसे करके जीभ है, इसको ऊपर उठा दिया, तो जब इसको ऊपर उठा दिया तो ये मसल्स वगैरह यहां पे, और बीच में ना ऐसे करके आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा आपको, तो यही कहलाता है फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या करता है, टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से जोड़ के रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिली। अब देखो जो अपर सरफेस होता है टंग का, उस पे आपको क्या मिलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिन्हें पेपिली बोलते हैं, ठीक है। पेपिली क्या होते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे टंग का हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे आपको पेपिली मिलते हैं। तो कई डिफरेंट टाइप के पेपिली होते हैं, जैसे वेलेट पेपिली, ठीक है, वेलेट पेपिली हो गए, फिर फोलिएट पेपिली हो गया ये यहाँ पे, ठीक है ये। इसके बाद क्या हो गया, फिल्ली फॉर्म पेपिली हो जाता है, ये जो जीभ में रहता है। फिर फंगी फॉर्म पेपिली होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेपिली क्या रहते हैं, मतलब ये पेपिली जो रहते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस रहती हैं अपर सरफेस ऑफ द टंग में, और इनमें क्या होता है, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। अब ये जो पेपिली रहती है ना, इनमें क्या रहती है, टेस्ट बर्ड्स रहती है, जिनकी वजह से हमें क्या होता है, जो स्वाद है वो महसूस होता है, ठीक है। अब ध्यान आपको रखना है, जो फिल्लीफॉर्म पेपिली है उसमें आपको टेस्ट बर्ड नहीं मिलती है, नो टेस्ट बर्ड ये लिखा हुआ है, क्लियर। The oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air। अब हमने ये ऊपर फिगर में भी देखा था, देखो ओरल कैविटी के बाद आ जाता है फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स पार्ट होता है ना, वहां पे क्या होता है, फूड भी आता है और एयर भी आती है। इसको एक बार हम ऊपर देख लेते हैं, फिर यहां पे हमें कुछ चीजें समझनी है। तो ये पोर्शन हो गया फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बारे में मैंने क्या बोला था, ये कॉमन पाथ होता है फूड एंड एयर का। यहाँ पे फूड भी आता है, यहाँ पे एयर भी आती है, जैसे यहां से एयर आ रही है, ठीक है। अब एयर जो है वो विंड पाइप में चली जाती है, ठीक है, और फूड जो है वो यहां से फूड पाइप में चले जाता है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। तो ये जो फेरिंग्स है, यहां पे क्या है, फूड पाइप भी ओपन हो रहा है और ट्रैकिया भी ओपन हो रहा है, मतलब विंड पाइप भी ओपन हो रहा है। तो एक कॉमन पैसेज हो गया फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब नीचे ना एक डायग्राम बना हुआ है, तो इतने पोर्शन का बना हुआ है, उसको कंफ्यूज मत होना है, इतने पोर्शन का मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। तो ये अभी हमने देखा, ईसोफेगस हो चाहे ट्रैकिया हो, जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं, वो कहां ओपन होता है, फेरिंग्स पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पे समझना है, a cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis opening of the windpipe during swallowing। अब इस बात को समझते हैं, देखो हमने क्या देखा, जो फेरिंग्स है वो कॉमन पाथ है फूड एंड एयर का, वहां पे फूड भी आती है, वहां पे एयर भी आती है। अब कोई पर्सन खाना खा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो खाना है वो ईसोफेगस में जाने की जगह विंड पाइप में चले जाए, खाना कहां चले जाए, विंड पाइप में, उल्टा हो जाए। बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है। बात समझना इसको, देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले ब्रीदिंग के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले। सबसे पहले यहां पे मैंने बना रखा है विंड पाइप, ठीक है, एरो से दिख रहा है विंड पाइप, और ये हो गया ईसोफेगस, इस तरफ को ईसोफेगस है ये पोर्शन, ठीक है, नीचे तक ये जा रहा है यहां, क्लियर। अब यहां पे क्या है, आपने एक स्ट्रक्चर को ध्यान देना है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो जो रेड कलर से मैंने स्ट्रक्चर बना रखा ना, ये क्या है, एपिग्लॉटिस है। और यहां पे आपको एक वर्ड को समझना है जिसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मतलब होता है, जैसे ये विंड पाइप है, विंड पाइप की जो ये ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है, समझ रहे हो। और इसी के ऊपर यहां पे क्या रहता है, ऐसे करके ये रहता है एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन सा रहता है इस तरीके से, कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब ये एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि खाने को ग्लॉटिस के थ्रू विंड पाइप में ना जाने देना, ठीक है ना, क्योंकि खाना अगर विंड पाइप में चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। अभी कोई पर्सन सांस ले रहा है, तो नॉर्मल ये एयर एरो के थ्रू दिखा रखा है, ये जा रही है और कहां जा रही है, विंड पाइप में चले जा रही, सही है, नॉर्मल है, ये एपिग्लॉटिस हो गया, ठीक है। अब यहां पे
वो पर्सन खाना खाना शुरू कर रहा है, तो जैसे ही वो खाने को घूटेगा, अब क्या होगा यहाँ पे, मान लो ये खाना यहाँ है, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स हो गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, खाना इधर पे अभी, तो खाना यहाँ पे भी तो जा सकता है, विंड पाइप में जा सकता है, बट लेकिन जाता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एपिग्लॉटिस है, ठीक है। तो क्या होता है, इधर देखते हैं, ये है फूड, ठीक है, ये फूड जैसे ही यहां आएगा तो फूड क्या करेगा, इस एपिग्लॉटिस पे एक प्रेशर डालेगा, और एपिग्लॉटिस क्या करेगा, इधर को मूव कर जाएगा, नीचे को मूव कर जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो मूव करने से क्या होगा, खाना जैसे ही धक्का देगा इस एपिग्लॉटिस को, जो एपिग्लॉटिस है वो नीचे को ऐसे बैठ जाएगा, और इससे क्या होगा, खाना यहां तो आएगा और यहां से इधर चले जाएगा, क्योंकि रास्ता देखो बंद हो गया, बीच में क्या आ गया, एपिग्लॉटिस आ गया। बात समझ है ना। तो फिर ये खाना इधर से ईसोफेगस पे निकल जाता है, फिर जैसे ही खाना घूट देंगे उसके बाद क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आता है, मतलब इधर आ जाता है वापस, जिस तरीके से इस फिगर में दिखा रखा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जब ये खाने को घूट रहे हैं तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये विंड पाइप बंद हो जा रहा, विंड पाइप जब बंद हो जा रहा तो यहाँ पे ब्रीदिंग रुक जाती है। तो आप इस चीज को देखना, जब आप खाने को घूट रहे होंगे ना उस टाइम पे ब्रीदिंग बंद हो जाती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे हमें समझना जरूरी था। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। द ईसोफेगस इज अ थिन, ठीक है, ईसोफेगस कैसा होता है, पतला होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासेस थ्रू द नेक। अब ईसोफेगस कहां से जाता है, देखो माउथ है, माउथ के बाद शुरू हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस सबसे पहले नेक के थ्रू होते हुए थोरैक्स रीजन में जाता है। थोरैक्स रीजन क्या होता है, थोरैक्स रीजन होता है जहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वहां से होते हुए वो जाता है डायफ्राम में। डायफ्राम आपको पता है ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इससे होते हुए नीचे को जाता है ये, एंड लीड टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। तो ईसोफेगस अल्टीमेटली ओपन हो जाता है कहां पे, स्टमक पे, जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। तो ईसोफेगस कहां पे ओपन हो जाता है, स्टमक में। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेजियल regulates the opening of a esophagus into the stomach। अब देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम, मस्कुलर स्फिंक्टर की। स्फिंक्टर क्या होता है, बेसिकली स्मूथ मसल्स की ऐसे रिंग होती है जिसे स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे स्फिंक्टर का नाम क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है इसोफेगस की ओपनिंग को, किसमें, स्टमक में। इस चीज को हम समझेंगे अभी नीचे, ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity। अब देखो जो स्टमक है वो आपको कहां पे मिलता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो यहां पे क्या होता है, हमारे पास दो कैविटी रहती है, एक रहती है थोरैसिक कैविटी, ठीक है, और एक रहती है एब्डोमिनल कैविटी, और उसके बीच में ऐसे डायफ्राम रहता है। थोरैसिक कैविटी में आपको लंग्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मिल जाता है। तो क्या है, जो स्टमक है वो हमें कहां पे मिलता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हैज 4 मेजर पार्ट्स। तो जो स्टमक है उसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, ठीक है, सारी चीजें अभी हमने देखनी है डिटेल में, तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कार्डियक पोर्शन जो होता है स्टमक का, उसमें क्या होता है, ईसोफेगस ओपन होता है, फिर एक फंडिक रीजन होता है, फिर एक बॉडी होता है जो कि मेन सेंट्रल रीजन होता है स्टमक का, मेन पार्ट होता है स्टमक का, और एक फिर पाइलोरिक पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये जो पाइलोरिक पोर्शन है ये कहां पे ओपन हो जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। बस अब हम इसको समझते हैं। तो देखो ये है ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस किस पे ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है। अब ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में यहां पे क्या है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, अभी हमने देखा था स्फिंक्टर, तो उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहां से जैसे फूड आ रहा है, ठीक है, फूड आया एसोफेगस से और यहां पे स्टमक में आ गया। अब स्टमक से ये फूड दोबारा ऊपर ना चले जाए, इसलिए क्या रहता है, यहां पे स्फिंक्टर रहता है। तो स्फिंक्टर क्या होता है, क्लोज हो जाता है फिर, जिससे क्या होता है, फूड ऊपर ना आ सके, दोबारा ऊपर ना जा सके। बट लेकिन कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है, तो वॉमिटिंग के केस में जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है और फिर फूड इससे होते हुए बाहर आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल चीज है।
अब यहाँ पे कौन सा पार्ट है, पहले फंडस पार्ट है। फंडस पार्ट जो रहता है उसमें बेसिकली क्या रहती है, गैसेस रहती है, यहाँ पे गैस फिल्ड रहती है। फिर कार्डियक था, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नियर टू द हार्ट होता है, हार्ट के पास होता है। फिर बॉडी पार्ट जो है वो मेन पार्ट होता है, और इसके बाद आता है पाइलोरिक। अब जो पाइलोरिक पार्ट है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, पाइलोरिक पार्ट जो है वो ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या रहता है, ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूडेनम। तो जो पाइलोरिक है वो किस में ओपन हो जाता है, ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। अब यहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे ऊपर स्फिंक्टर था ना गैसोएसोफेजियल स्फिंक्टर, वैसे यहां पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। अब क्या होता है, देखो जो हमारा स्टमक होता है ना, वैसे ये चीजें पढ़नी है, जो स्टमक होता है उसमें लगभग 4 से 5 घंटे तक फूड यहीं स्टोर्ड रहता है स्टमक में। ठीक है, तो और जरूरी है वो डाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या है, जब 4 से 5 घंटे तक यहीं पे फूड है, तो ना तो वो यहां जाना चाहिए ऊपर, ना इधर जाना चाहिए। तो इस टाइम पे क्या होता है, 4 से 5 घंटे तक इधर का जो स्फिंक्टर है ये भी बंद हो गया, इधर का जो स्फिंक्टर है ये भी बंद हो गया। तो फूड एक ही जगह पे रहेगा स्टमक में। फिर 4-5 घंटे बाद क्या होता है, ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये ओपन होता है, और फिर फूड यहां से होते हुए कहां चले जाता है, ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी यहां पे 3 रीजन हो जाते हैं। पहला कौन सा होता है, अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, जो कि अभी हमने देखा था, पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। इसकी शेप कैसी होती है, सी शेप का ये होता है। फिर क्या होता है, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जुजेनम। मिडिल पोर्शन क्या होता है, जुजेनम होता है, जो कि थोड़ा लंबा होता है और कॉइल्ड होता है। एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, और सबसे लास्ट कौन सा है, इलियम, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है ये। ठीक है, इसको अभी हम ऊपर देखेंगे। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जो स्टमक है, स्टमक में पाइलोरिक पार्ट था, पाइलोरिक पार्ट किस में ओपन हो जाता है, फिर ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है, और बीच में हमें एक स्फिंक्टर मिल रहा था जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है, ठीक है, ओके। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो इलियम है वो किस में ओपन हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से हो गए, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, मतलब बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये जो सीकम होता है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो कि हमारे लिए कुछ यूजफुल वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ना इनका काम होता है विटामिन का प्रोडक्शन करना, ये इसका काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, मतलब वो हमारे लिए नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, अराइज फ्रॉम द सीकम। तो जो सीकम है, सीकम से ही एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब इसका खास कुछ भी काम नहीं होता है। ठीक है, द सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन। अब सीकम के बाद क्या आ जाता है, कोलॉन आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कोलॉन हो गया। अब कोलॉन जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में। द कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। असेंडिंग कोलॉन जो कि ऐसे ऊपर को जा रहा था, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलॉन जो कि ऐसे आ रहा था, फिर आता है डिसेंडिंग कोलॉन, उसके बाद आता है एक सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, तो ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। अब जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो किस में ओपन हो जाता है, रेक्टम में ओपन हो जाता है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया। अब स्ट्रक्चर में हमें इसे रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहां पे क्या चीज ओपन होती है, बट इससे पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझते हैं। जो कोलॉन होता है ना, कोलॉन के अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत यूजफुल काम करते हैं। ये यहां पे क्या करते हैं, विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। किसका, विटामिन के का। और विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये विटामिन B7 का भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, विटामिन B7 का भी ये प्रोडक्शन करते हैं।
तो फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है इसोफेगस, फिर ये स्टमक में ओपन हुआ, स्टमक ओपन होता है ड्यूडेनम में, फिर ये ड्यूडेनम यहाँ नीचे आ रहा है, ड्यूडेनम के बाद ये जुजिनम, ठीक है, जुजिनम के बाद ये इलियम शुरू हो गया जो कि हाईली कॉइल्ड है। फिर ये इलियम जो है यहाँ ओपन होता है किसमें, सीकम में, ठीक है। अब सीकम से ही मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसे प्रोजेक्शन निकलता है जो बनाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल पार्ट होता है। फिर सीकम जो है वो किसमें हो जाता है, कोलॉन में ओपन होता है। फिर ये असेंडिंग कोलॉन हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया, ये डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, फिर ये सिग्मोइड कोलॉन हो गया। सिग्मोइड कोलॉन ओपन होता है रेक्टम में और रेक्टम ओपन हो जाता है एनस में, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।